सिलेबस है तुम लोगों के पास? सब लोग निकाल लेना, सब लोग निकाल लेना, एक मुझे दे देना प्लीज। ये वाला पकड़ो, ये वाला नहीं, इसमें मैं आसानी से ढूंढ लूंगा, इसमें नहीं ढूंढ पाता। ये तो मिट गया तुम्हारा पूरा। दूसरा ले लेना समय मेरे को। ये क्या टिक लगे हैं वो कर लिए पूरे? ये क्लास वाले हैं? हाँ, अच्छा। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स वाले पार्ट में यूनिट 2, मेंस वाले पार्ट में पेपर 1 यूनिट 1। मिल गया? प्रीलिम्स वाले पार्ट में यूनिट 2, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। 3 साल के प्रिडिक्शंस इस बार जाके सही हुए। मैं बोल रहा था बार बार कि एंशिएंट हिस्ट्री का वेटेज बढ़ेगा, इस बार बढ़ा दिया। मॉडर्न से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। अब तक एग्जाम्स में मॉडर्न के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब लगातार एंशिएंट का पार्ट बढ़ेगा, इसलिए एंशिएंट पे ज्यादा फोकस किया भी जा रहा है। समझ गए? मेरे को कोई दोष मत देना, पिछले बच्चों ने खूब दोष दिए थे, बोले सर आपने एंशिएंट इतना लंबा क्यों पढ़ाया। जब पेपर आया तो समझ में आया कि वो काम आया। ठीक है, तो एंशिएंट पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। देंगे मतलब देंगे, उसका कारण इसका वेटेज बढ़ा है, और पिछले 3 से 4 सालों के इतिहास को उठाकर देखो, बढ़ा है, वाकई में बढ़ा है। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो, धैर्य जरूरी होगा, वरना फिर बाद में पेपर में अपने को क्वेश्चन की शक्ल देखने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। ठीक है, उसके बाद फिर 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये भी मॉडर्न इंडिया का पार्ट होगा। दैट विल अ लिंक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, जब इंडिपेंडेंट हो गया था देश तो किस तरीके से राज्य बने, किस तरीके से फिर देश का फॉर्मेशन और संघ का निर्माण हुआ, वो सारी चीजें तो संविधान में पढ़ते हैं, इतिहास में नहीं पढ़ते। लेकिन जब आप मेंस में बात करते हो इकाई 1 की, तो दैट गिव्स अस द नॉलेज अबाउट इंडियन हिस्ट्री, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। ठीक है, ये अलग अलग माध्यम में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना जरूरी होता है। जो दिक्कत होती है, हर एक डिनास्टी हर एक काल के हिसाब से करते चले जाए। चारों चीजों में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो मेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रीलिम्स में इतना डिटेल सिलेबस नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास जहाँ लिखा हुआ है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास की जब हम बात करते हैं तो वो, और फिर भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, और फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। मतलब हड़प्पा सभ्यता ओरिजिन ऑफ इंडिया है एक तरीके से। तो हड़प्पा सभ्यता, फिर आर्यों की सभ्यता, फिर वैदिक कालीन सभ्यताएं आगे बढ़ते हुए फिर राजवंशीय सभ्यताओं पर जाएगी। बात तो बराबर ही हो गई। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन टू द 10th सेंचुरी, राइट। तो एंशियंट इंडिया की बात कर रहा है। अब प्री में जाकर वापस देखें तो टॉपिक नंबर 1 बोलता है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन है क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पन एज टू द 10th सेंचुरी इज द एंशियंट एज। वेरी सिंपल ना। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, दोनों सेम है, कॉमन डिफरेंस ये है कि इसमें हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और इसमें हमें डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उन्हीं डिस्क्रिप्टिव मैटर्स में से जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो ये आ जाएंगे। फैक्ट्स तो सेम है, चेंज किया नहीं जा सकता, तो हम कंबाइन स्टडीज कर सकते हैं उसकी। आया ना? समझे नहीं समझे? अब इसका विस्तार हमें सिर्फ और सिर्फ 4 रूपों में दिया गया है। मतलब हम जिस इतिहास की बात कर रहे हैं उसमें इधर उधर के दिमाग लगाने से ज्यादा अच्छा है हमें जो बताया गया सिर्फ हम उतने ही तक उसका विस्तार करें। नहीं, बाकी इतिहासकार तो फिर जीवन भर बनते रहेंगे अपन।
10 साल भी पढ़ लो तो इतिहास खत्म नहीं होता। मैंने 8 साल में खत्म नहीं कर पाया इसको, यकीन मानो। मुझे अभी शायद 40 से 50% इतिहास आता होगा, 8 साल पढ़ने के बाद ये हाल है। तो तुम्हें तो फिर उतने पे ही जाना है जितना, क्योंकि पूरा इतिहास तो किस किस चीज का इतिहास है साहब, इस बोर्ड का भी एक इतिहास है, आपके एक बाल का इतिहास है, इस मार्कर का भी एक इतिहास है। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, हर चीज का एक इतिहास तो है ही ना कहीं देखा जाए तो। आपको जो 4 भाग दिए हुए हैं इसमें, उन्हीं तक हमारा विस्तार होगा। और सबसे पहले भाग में राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री दी गई है, इसका पॉलिटिकल सिनेरियो। इसमें विभिन्न राजवंशों को पढ़ते हैं राजनीतिक इतिहास में, या राज व्यवस्थाओं को देखते हैं। जैसे कि राजा राज्य का प्रमुख होता था, राजा के अधीन एक मंत्रिमंडल होता था, मंत्रियों के क्या पद होते थे, क्या नाम होते थे, वो सारी चीजें देखते हैं। मेरी बात समझ गए? और राजा अपनी राजनीति में किन किन महत्वपूर्ण अवधारणाओं का यूज करता था। इन द पॉलिटिक्स द किंग वॉज यूजिंग विच इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिसके थ्रू वो राज्य करता था, ही वॉज रूलिंग। दूसरा आता है आर्थिक इतिहास। आर्थिक यानी कि इतिहास में अर्थव्यवस्था का क्या स्टेटस था, इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट ऑफ हिस्ट्री। किस राज्य काल में, किस वंश में, या किस ऐतिहासिक काल में कौन से सिक्के चलाए गए, किस तरीके का व्यापार हुआ करता था, किस किस प्रकार का कर यानी टैक्सेशन होता था। जैसे वैदिक काल में बलि एवं भाग 2 कर लगते थे, मुगल काल में इन करों का विस्तार कर दिया गया, ओ सॉरी मौर्यन काल में इन करों का विस्तार कर दिया गया, एंड मेनी अदर्स। मेरी बात समझ में आई? बोलो। देन तीसरा सामाजिक इतिहास, इतिहास का सामाजिक रूप, यानी कि सोशल हिस्ट्री। इसमें क्या आएगा, समाज की संरचना कैसी थी, समाज का स्थान कैसा था। जैसे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ में मौर्यकालीन समाज को 7 वर्गों में बांटा है, वो 7 क्लासेस को पढ़ना। गुप्तकालीन समाज में सामाजिक कुरीति चलती थी, सती प्रथा, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की गई। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देयर वर 4 वर्णास इन द सिस्टम ऑफ सोसाइटी। ये सामाजिक इतिहास है, ठीक है। एंड देन अगला है सांस्कृतिक इतिहास, यानी कि कल्चरल हिस्ट्री। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले आपका सिलेबस 2019 तक परिवर्तित होने से पहले, मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले आपका सिलेबस 2019 तक परिवर्तित होने से पहले कैसा रहा था? उसमें कला एवं संस्कृति अलग से दिया गया था, और ये मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, पढ़ाने में जितना मजा आता था, पढ़ने में उससे ज्यादा मजा आता था, यकीन मानो। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, भयंकर, मतलब क्लास में मजा आता था। मैं भी बड़ा एक्साइटेड होकर आता था, बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होकर आते थे आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए। लेकिन फिर 2019 के बाद 2 साल पहले इसको सिलेबस में से हटा दिया उन्होंने, तो बड़ा बेकार लगा कि सही नहीं है। आर्ट एंड कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट नाउ द कल्चरल हिस्ट्री बिकम्स, कल्चरल हिस्ट्री के कई सारे रूप होते हैं, जितने रूप कल्चर के होते हैं। जैसे कि एंशियंट पेंटिंग्स को पढ़ना, भीमबेटका में शैल चित्रकलाएं कल्चर, कला है। एंशियंट डांसेस, किस तरीके के नृत्य होते थे, सभी नृत्यों का इतिहास भी कहाँ कहाँ से आया। भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, या कथकली हो, मोहिनी अट्टम हो, कथक सिर्फ हो, बिहू हो, आया ना, मध्य प्रदेश में राई हो, ये सारी चीजें ये कल्चरल हिस्ट्री में आती हैं। समझ गए? दीज कम्स फ्रॉम द हिस्ट्री। इसी तरीके से टेम्पल आर्ट, कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्चर्स, मंदिरों का निर्माण, बात समझे? इन सब चीजों को हमें इसमें देखना होगा। व्हाट आर दी कल्चर, अदर मैनी फॉर्म्स ऑफ द कल्चर, कल्चर के अन्य अन्य रूप। समझिए, जैसे मुगल काल में पेंटिंग्स में मिनिएचर आर्ट शुरू हुई, छोटी छोटी चित्रकलाएं करना। मुगल काल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेंटर्स हुए, यानी कि चित्रकार हुए, जिनके संबंध में उनके नाम पर क्वेश्चंस पूछे चले जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा वैसा। मेरी बात समझ में आई? सो दीज 4 एस्पेक्ट्स हैव बीन गिवन। ये एस्पेक्ट्स हमें दी गई हैं कब से? हड़प्पन एज से 10th सेंचुरी तक के लिए, यानी कि हड़प्पा काल से 10वीं शताब्दी तक की ये घटनाएं हमें दी गई। बात समझ में आई? पक्का पक्का। और ये हमें उसमें पढ़ना होगा। फिर उसके बाद 11वीं 18वीं शताब्दी मध्यकाल का इतिहास यूनिट 2 में दिया हुआ है। फिर मॉडर्न इंडिया ब्रिटिश एज का हिस्ट्री यूनिट 3 में दिया हुआ है। फिर यूनिट 4 से एमपी शुरू हो जाता है, वो सेपरेट पार्ट के बारे में तो बाद में बात की जाती है। मेरी बात समझ में आई? और द प्रॉब्लम्स विल बी कवर्ड इन दिस ऑल मैटर।
तो ये चार हिसाब जो हिस्ट्री के आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को बता दो पहले। दैट वाज द इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये चार पार्ट किस तरीके से हमें पढ़ने होंगे, बोलो हाँ। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? हाँ, अवधारणा, कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स मतलब किसी विषय का आधार क्या है। जैसे मैं तुम्हें ये आधार हमने तय किया, इसको हमें पढ़ना कैसे, और ये हमारी अवधारणा है। मतलब हमें राजनीतिक तौर पर पढ़ना है, हमें आर्थिक तौर पर पढ़ना है, सामाजिक तौर पर पढ़ना है, सांस्कृतिक तौर पर पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक होती है धारणा जो हम बनाते हैं, धारणा समझते हो ना, जो हमारा विचार है हमने। एक होती है अवधारणा, जिसे अवधारित किया जाता है, मतलब किसी और बनाई हुई विधि से हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, कोई और हमारी अवधारणा बना देता है। The concept which is built by our own and the concept which are received by received from any other source। ये received from any other source, हमने अपनी स्कीम नहीं बनाई, हमें तो बनी हुई दी गई है, हमें तो उसको फॉलो करना था बस। ये अवधारणा है, ये भी पढ़ोगे तुम पेपर 4 में। ये भी सिलेबस का भाग है। धारणा अवधारणा में क्या अंतर है देखना, आप प्रीवियस इसके पेपर उठा के देखना, क्वेश्चंस आए ऐसे यूपीएससी के तो बेस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ। हिंदी भाषा तो पूरा भरा पड़ा रहता है इसी से, हिंदी भाषा का पेपर होता है ना जो, वो तो पूरा भरा पड़ा रहता है इसी से। धारणा और अवधारणा के में क्या अंतर है ना। हिंदी में तो आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, और क्या। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दूं, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अभी हम सिर्फ एक ही हेडिंग डाल के रखेंगे एंड दैट इज द हिस्ट्री। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डिफाइन इट, परिभाषा कोई बताए मुझे। वैसे सामान्य परिभाषा तो कोई भी बता सकता है। ये सब्जेक्ट है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, कारण क्या है, क्यों हमारे सिलेबस का भाग है, हमें इन सेवाओं के लिए इसकी क्यों जरूरत पड़ी है। अच्युता बता दो, कितने बजे जाना है, बताओ बताओ। वो मध्य प्रदेश में पहुंच गई यार। ठीक है मैं समझ गया, पेपरलेस स्टेट बना, इतना भी बड़ा वो नहीं है अचीवमेंट जो उसको दिल से ना निकाल पाए पाए। हाँ बोलो बोलो बेटा। ये प्रिंट अभी दिया है, नीचे से दिया है क्या? हाँ ठीक है, क्वेश्चन एक साथ हो रहे हैं, चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे डीपीपीएस की पे भी है ना क्वेश्चंस के कलेक्शंस बहुत सारे। हाँ ओके, हाँ बोलो। हाँ जैसे कि जस्टिफिकेशन मांगती है हर चीज हमारे मुंह से निकली हुई। वेरी गुड, जैसे हड़प्पा काल के इतिहास पढ़ो तो हमें अपनी नगर व्यवस्था समझ में आती है। जैसे आज की नगर नालियों का विकास हुआ है, ग्रिड सिस्टम, सड़कों का विकास, भवन एक मंजिल से ऊपर, ये हमने इतिहास से सीखा। वेरी गुड। और देखा जाए तो हमें राजनीतिक इतिहास ने भी कुछ आधार दिए हैं, सामाजिक इतिहास ने भी कुछ आधार दिए हैं, आर्थिक इतिहास ने भी। आर्थिक इतिहास क्योंकि हमने पुरानी अर्थव्यवस्थाओं को पढ़ा इतिहास में जाकर के, तो हमने देखा कि पहले कर लिया जाता था, कर के साथ राजा काम करता था, तो आज भी सरकार कर लेती है। हमने कहाँ से सीखा, वहीं से सीखा। राजनीतिक इतिहास हमें राज व्यवस्था बताता है। अब क्या होता था, पहले का राजा हमारा आज का राष्ट्रपति बन गया, राजा एक प्रधानमंत्री रखा करता था, अभी भी एक प्रधानमंत्री होता है। बस फर्क ये हो गया कि पहले हम लोग राजतंत्र में बिलीव करते थे, अब हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। पहले ऑटोक्रेसी चलती थी, अब हम डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं अपना, है ना। इसी तरीके से अगर हम सामाजिक इतिहास में जाएंगे तो पहले का अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी कैसा था, आज का अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी कैसा था, क्या वो कानूनी रूप से सही था या आज सही है, उसे किस तरीके से फॉलो करना है। उसके बाद जैसे समाज की वर्ण व्यवस्था, वो आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है, उसे पढ़ना, उसका ओरिजिन जानना हमारे लिए जरूरी होता है। सांस्कृतिक इतिहास, विभिन्न संस्कृतियों, कलाओं, लोक कलाओं के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी होता है ना। नहीं समझे? अभी फर्ज करो कि आप कलेक्टर बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, डीएसपी बन गए,
आपकी पोस्टिंग करा दी बैगा जिले में, वो सॉरी मंडला जिले में, बैगाचक क्षेत्र में। और आपको मुख्यमंत्री ने बोला, बोले भाई तुमको ये प्लान इम्प्लीमेंट करना है, इसके अंतर्गत जो कोई भी बच्चा है वो शहरों में पढ़ने के लिए आएगा, और मान के चलो वहां रहने वाली सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में एक ट्राइब बैगा है, वो लोग कहते हैं नहीं हमारे बच्चे तो घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए, हम ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं, हमारी मान्यताएं हैं, देवता नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और तुम जबरदस्ती कर दो। बोले नहीं, रूल मतलब रूल, चलो भेजो। पता चला वो तुम पे ही गुस्सा हो गए, सब उठा के ले जाएंगे घर से फिर, और टांग देंगे ऐसा, झिंगा लाला हूँ, भून के खा जाएंगे क्या पता। एज बीइंग अ कलेक्टर आपको उनका संस्कृति कल्चर पता होना चाहिए, जिन लोगों पर आप शासन करने के लिए बात करोगे, जिन पर आप प्रशासन करोगे। तो इन सब चीजों के लिए हमें सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी होता है। भारत के हर कोने का, हर क्षेत्र का इतिहास जानना समझना, सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। कभी हम किसी राजनीतिक स्थिति में फंस जाएं तो हम इतिहास से उसके उसके बारे में सहायता ले सकते हैं कि कभी और ऐसी राजनीतिक स्थिति आई होगी तो उस समय क्या किया गया होगा। जैसे कभी अकाल पड़ा होगा तो किसी राजा के समय पड़ा होगा, उसने क्या किया। अकाल के समय लॉर्ड लिटन भारत के जब वॉइसरॉय थे, उन्होंने क्या पॉलिसीज यूज की थी जिससे वो ओवरकम किया। लॉर्ड कर्जन की क्या पॉलिसीज रही, लेंसडाउन की क्या पॉलिसीज रही, उनसे सीखेंगे उन्होंने क्या किया था, हमें क्या करना चाहिए। समझे नहीं समझे। मुद्रा की जब कमी आ गई थी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, क्या हम भी कुछ वैसा कर सकते हैं। इतिहास हमें आज शासन करने योग्य बनाता है, और हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें इतिहास को जानना और समझना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमारे जॉब का एक पार्ट होगा, वही हमें आधार देगा इतिहास, जो हमें बताएगा इन सब चीजों के बारे में। समझे नहीं समझे। जिस जिले में हम नियुक्त हों उस जिले का इतिहास हमारे लिए जानना जरूरी है। विषय के अंदर ओरिएंटेशन है और उस ओरिएंटेशन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। कोई भी विषय हमारे सिलेबस में इस तरीके से नहीं जोड़ा गया जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। देखा जाए तो हमारे सिलेबस में जितने भी विषय हैं उन सबकी हमें कहीं ना कहीं आवश्यकता है। नौकरी में भी पड़ेगी, ट्रेनिंग में भी पड़ेगी। बिना उनको पढ़े सीखे हम नौकरी कर पाएंगे ना ट्रेनिंग कर पाएंगे, और इसलिए सिलेबस को पढ़ करके पास करना जरूरी होता है, और इसलिए एंट्रेंस उस सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया। खैर सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में तो ऐसा है। मैं बैंक और एसएससी की बात नहीं करता, वहां शायद ऐसा नहीं हो, क्योंकि बैंक की परीक्षा में जाकर देख लो, दुनिया भर की अंग्रेजी सिलेबस में फाड़ी हुई है उन्होंने। और किसी बैंक के कर्मचारी के पास जाओ, आप क्लर्क की बात कर रहे हो, कैशियर की बात कर रहे हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ मैनेजर को खड़ा कर दो, 5 मिनट अंग्रेजी में बात कर ले, मान जाऊंगा। लेकिन एग्जाम पास करने के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है, तो उसका कोई आधार ही नहीं है, वो कुछ भी सिलेबस मारा हुआ है उन्होंने। जो भी, उनको इन सब चीजों से कोई रिलेशन नहीं है। आपके में मेन ओरिएंटेशन जनरल स्टडीज से ही रखा गया, उसका कारण है क्योंकि जनरल स्टडीज आपके नौकरी का एक भाग है, इसीलिए आपको उसको समझना पढ़ना जरूरी है। भौगोलिक अवधारणाओं को समझना, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट को अपने पास समझना, पॉलिटिक्स को समझना, इसलिए ये सारी सब्जेक्ट्स में सिलेबस में पार्ट किया गया इन सब्जेक्ट्स को। समझे या नहीं समझे। ओके, लाइन चेंज करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। परिभाषा में आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए, बड़ी सिंपल स्वीट सी परिभाषा है। इतिहास को हम क्या कहते हैं बेसिकली, हम इतिहास की परिभाषा के तौर पर सबसे पहले लिखते ही ये है, अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इंसिडेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इंसिडेंट्स, ऑफ द पास्ट इंसिडेंट्स। क्लियर है। इससे ज्यादा सरल परिभाषा और कोई हो नहीं सकती। अतीत की घटनाओं का अध्ययन हम क्यों करते हैं, ताकि हम उन अतीत की घटनाओं से अपनी वर्तमान की घटनाओं को जानने हेतु उनसे सहायता प्राप्त कर सकें, और भविष्य की घटनाओं को सुधारने हेतु उन्हें समझ सकें। हाँ या ना। और विशेष तौर पर हम इन अतीत की घटनाओं का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि आज वर्तमान जीवन में उन्हें ढाला जा सके, अगर वो अच्छी थी तो। समझे या नहीं समझे। तो इन अतीत की घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उस विषय को क्या कहते हैं, इतिहास। दरअसल ये इस विषय को जब हम देखते हैं तो इतिहास नाम का ये जो शब्द है हिंदी में, ये 3 शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इति धन अ धन हास। इसे मिलाकर कहा जाता है इतिहास। इतिहास दरअसल 3 शब्दों का मेल है। क्या मतलब है, इति धन अ धन हास, दैट इज कॉल्ड इतिहास। समझे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
इस प्रकार हुआ था। क्या मतलब है इसका? इस प्रकार हुआ था, मतलब दैट्स हाउ इट हैपेंड। क्या बोलेंगे हम? दैट्स इट हैपेंड या इन दिस वे इट हैपेंड। दिस इज कॉल्ड इतिहास। हाँ या ना? तो ये जो इतिहास नाम का शब्द बना है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली अपना मीनिंग बता रहा है, और मीनिंग ये है कि इस प्रकार हुआ था। जब हम इस शब्द की बात करें, इस वाक्य को बोलते हैं, हम कहते हैं क्या कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा है जो पहले हो चुका है। वी आर स्टडिंग द इंसिडेंट दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। जब हम ऐसे किसी इंसिडेंट, ऐसी किसी घटना का अध्ययन कर रहे हैं तो वही क्या कहलाती है? इतिहास है। मैंने 2 मिनट पहले आपसे क्या बोला था? अब वो इतिहास बन चुका है। हाँ, जनरली लोग ये कहते हैं कि इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। जो लोग ये शब्द कहते हैं कि इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता, वो आम लोगों तक सीमित होता है, हम जैसे लोगों तक नहीं। क्योंकि हम लोगों का रोज का काम है बोर्ड पे लिख के मिटा देते हैं, तो हम रोज इतिहास मिटाते हैं। आप लोग नहीं मिटा सकते हो, है ना? सब जगह तो वो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल टर्म्स में हो सकता है, हमारे हिसाब से नहीं। लाइन चेंज करो, आगे बढ़ो। अब सवाल यह है कि सब विषय की उत्पत्ति कहां से हुई? हेडिंग देंगे इतिहास की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। आज सिर्फ सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग कल से शुरू होगा, ठीक है? हम सिर्फ उसको समझ रहे हैं कि विषय क्या है, किस तरीके से इसे पढ़ना है और क्या इसके अंतर्गत आता है। इतिहास की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। ऐसा कहते हैं इतिहास जो है, इस शब्द को सबसे पहले एक ग्रीक वर्ड से जन्म दिया गया। हिंदी में ये शब्द पहले नहीं जन्मा। लिखना, द हिस्ट्री वर्ड वॉज ओरिजिनेटेड, हिस्ट्री word was originated from a Greek word। इतिहास शब्द हिस्ट्री से जन्मा है। इतिहास शब्द हिस्ट्री से जन्मा है, जो एक यूनानी शब्द हिस्टोरिका, जो एक यूनानी शब्द हिस्टोरिका से निकला है। दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका, जो एक यूनानी शब्द हिस्टोरिका से निकला है। यूनानी शब्द हिस्टोरिका, ये हिस्टोरिका जो वर्ड है, इस हिस्टोरिका से क्या निकला? हिस्ट्री निकला। और फिर वो हिस्ट्री हिंदी में क्या बन गया? इतिहास। यानी इतिहास शब्द के नाम की उत्पत्ति जो है वो यूनानी शब्द से हुई, यूनानी भाषा से हुई, ग्रीक लैंग्वेज से हुई, जिस ग्रीक लैंग्वेज में उसका नाम क्या रखा गया? हिस्टोरिका। दरअसल हिस्टोरिका थी क्या? व्हाट वाज हिस्टोरिका? ऐसा कहते हैं हिस्टोरिका विश्व की सर्वप्रथम ऐतिहासिक पुस्तक थी। इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक। विश्व की सर्वप्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, द वर्ल्ड्स फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक। विश्व की सर्वप्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, जिसे हिस्टोरिका नाम दिया गया है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक, विश्व की सर्वप्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, सर्वप्रथम ऐतिहासिक पुस्तक जिसे हिस्टोरिका नाम दिया गया। क्लियर है? अब इस किताब का संबंध भारत के संदर्भ में किससे है, अगर उसे आप समझना चाहें तो ये कहता है कि जो हिस्टोरिका है ये एक प्रोविजन देती है, कुछ इंसिडेंट्स बताती है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिया एंड पर्शियन ट्रेड रिलेशंस। यानी कि यह भारत और फारस के मध्य व्यापारिक संबंधों का वर्णन करती है। क्या करती है? यह भारत और फारस के मध्य व्यापारिक संबंध दर्शाती है, व्यापारिक संबंधों का वर्णन करती है। इसमें
इंडिया और पर्शिया। अब पर्शिया आज क्या है? मध्य एशिया जो है ना, सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट एशिया, जानते हो इसको आप? मध्य पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट लिखना। इसमें एक देश आता है आज जिसका नाम है ईरान। दरअसल ईरान पूर्व में पर्शिया के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम, बेसिकली इसका नाम पर्शिया आया जिस वर्ड से, उस वर्ड का नाम था पर्थिया। दरअसल यहाँ पर पर्थियाई जाति के लोग रहते थे जिन्हें हम पार्थियंस कहते थे, पर्थियाई लोग। उन पार्थियंस के रहने के कारण इसका नाम पर्थिया पड़ गया। बाद में प्रोनाउंसिएशन के बिगड़ने से, उच्चारण के बिगड़ने से पर्थिया पर्शिया हो गया, और पर्शिया फारस के नाम से भी जाना गया। और इसी फारस को आज आप ईरान के नाम से जानते हैं, जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। अब जब दुनिया पैदा नहीं हुई ढंग से, तब से हम और ये व्यापार कर रहे हैं। इसलिए तो अमेरिका को बोला था भारत ने, जब अमेरिका ने भारत को बोला था ना 2019 में, बोले आपको ईरान से पूरे ट्रेड रिलेशंस खत्म करने पड़ेंगे, तब मोदी जी ने बोला था ना, बोले तुम बेटा पैदा नहीं हुए थे तब से हम व्यापार कर रहे हैं उससे, और तुम कह रहे हो कि तुम ऐसे ट्रेड रिलेशंस हम खत्म कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तब अमेरिका को खुद ही चुकना पड़ा था, बोले रहने दो यार, आप ज्यादा मत बोलो, वैसे ये सुलगे में चलते हैं आजकल, पाकिस्तान छोड़ दिया इनने पूरा, अभी अपन पे भी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, बहुत हौसला इनके पास, राफेल वैसे ही खरीद रहे हैं। समझे या नहीं समझे? तो जो पर्शिया की मैंने बात किया, फारस की, वो क्या है? ईरान है आज का। ईरान को तो सब जानते ही है, पक्का पक्का। अब दूसरी चीज हमारे सामने कॉमन आती है, दैट इज किसने ये किताब लिखी थी? लिखने वाले व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। ये एक यूनानी दार्शनिक थे, एक ग्रीक फिलोसोफर, जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम के व्यक्ति ने यह हिस्टोरिका किताब लिखी थी, तो लिख लेना, हिस्टोरिका वाज रिटन बाय हेरोडोटस। हिस्टोरिका को हेरोडोटस ने लिखा। हिस्टोरिका वाज रिटन बाय हेरोडोटस। हिस्टोरिका को हेरोडोटस ने लिखा, रिटन बाय हेरोडोटस। और यही सबसे बड़ा कारण हुआ कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से आज की डेट में पूरी दुनिया में जाना जाता है। यानी कि द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स हेरोडोटस एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्हें इतिहास का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब आपसे कोई ये पूछे कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो दैट कैन बी अ क्वेश्चन। आप बताएंगे हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। यूनानी दार्शनिक हेरोडोटस को माना जाता है, एक ग्रीक फिलोसोफर और राइटर थे, ग्रीक थिंकर थे, जिनको इतिहास का पिता कहा। ओरिजिनेशन हमारे ही है, ये लोग तो सब ले लेके भग गए थे हमारे यहाँ से सारे लिटरेचर्स, और फिर अपने नाम पे पेटेंट करा करा के खुद फादर बन बन के बैठ गए ये लोग। बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स ओरिजिनेट अपने यहाँ से हुए। अध्ययन का प्रारंभिक केंद्र ही दुनिया में भारत रहा है। द फर्स्ट सेंटर ऑफ द स्टडी इन इंडिया वाज, सॉरी, इन द वर्ल्ड वाज इंडिया। इसका प्रमाण है जीते जागते हुए वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर्स। ऋग्वेद, जिसे दुनिया में सबसे पहली लिखित संहिता, द फर्स्ट रिटन कोड माना जाता है, संहिता कोड यानी नियमावली, जीवन जीने के नियम दिए गए थे उसमें। भक्ति और श्रद्धा के सश्वर अभिव्यक्तियां, यज्ञ विधियों का वर्णन, उसे ऋक कहा जाता है। ऋक 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 शब्द से बना है ऋक। समझे? ऋक शब्द का अर्थ ही क्या होता है? बेसिकली प्रकृति के बारे में जानने की इच्छा, उत्सुकता, जिज्ञासा, जो ऋक निकालती है, तो इसलिए ऋग्वेद लिखा। आज से लगभग 5112 वर्ष पूर्व का लिखित ग्रंथ है, जिसे आज दुनिया में सबसे पहला लिखित ग्रंथ बोला जाता है। अब सबसे पहला ग्रंथ अगर भारत में लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है स्टडी भी सबसे पहले भारत में ही हुई होगी, और उन्हीं स्टडीज को ये हमारे यहाँ से लेके चले गए, अपने नाम पे पेटेंट करा ली और खुद फादर बन बन के बैठ गए। इसमें गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम ही ने अपनी पूरे के पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मतलब हम अपनी बौद्धिक संपदा को पहचान नहीं पाए, और सही समय पर हमने अपनी पढ़ाई के गुणधर्म को छोड़ दिया, उसके चक्कर में उन्होंने उसको अपना लिया और वो ले जाके पढ़ लिए। वो तो भलाओ बाबा रामदेव का योग बचा लाए, नहीं तो आज को तुम्हें सुनने को मिलता है योग विद्या का जनक अमेरिका है। कोई भी घेर लेता उसको, कोई क्लेम कर नहीं रहा था, वो तो अच्छा रहा मोदी जी ने क्लेम कर दिया, बाबा रामदेव ने उसकी पहचान जला दी। तो आज कम से कम इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भारत को याद तो किया जाता है दुनिया में, कि भारत में योग विद्या का विकास पतंजलि ने किया। नहीं तो पता चला वहां पर कोई पतंजलि की जगह पता नहीं क्या नाम से आ जाता, कोई पिंटू विंटू करके, है ना। बोले उन्होंने योग का जन्म किया था। द योगा साइंस वाज डेवलप्ड इन यूएसए, नॉट इन इंडिया। कोई भरोसा नहीं है। तो खैर, ये कहानी आगे की बात करती है हेरोडोटस के बारे में।
इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। दरअसल हेरोडोटस ने दुनिया की यात्रा की, उस समय उन्होंने भारत और फारस के ऐतिहासिक वर्णन देखे, और उस समय के पहले के कुछ इंसिडेंट्स जो उन्होंने देखे अपनी नजरों से, उनके बारे में एक किताब लिखी, और उस बुक को बाद में हिस्टोरिका नाम दिया गया। ग्रीक लैंग्वेज में हिस्टोरिका दैट मींस स्टडी ऑफ पास्ट इसका मीनिंग होता था। तो इस तरीके से ये चीज आगे बढ़ गई। क्लियर है? वही ये चीज कहती भी है दैट द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका। इतिहास शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से आता है, यूनानी शब्द। A book written by the ancient philosopher Herodotus, which is considered the world's first historical book. Now, history is essentially a genre that follows the experiences of the people of the past. है ना? ये बेसिकली एक ऐसा विषय है जो कि अतीत में हुए अनुभवों का, घटनाओं का, अतीत में हुए किसी भी ऐसे इंसिडेंट का स्टडी यानी कि अध्ययन करता है। क्लियर है? और यहाँ फिर फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये यूनानी दार्शनिक हुआ करते थे। बात समझ में आई या नहीं आई? बोला भाई? ओके। इतिहास के कुल 3 भाग होंगे। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। इन 3 इतिहासों में हम इसे खत्म करेंगे, और इसी की आपको 3 इकाइयां दी गई हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इन पेपर 1 प्रश्न पत्र नंबर 1 में। पहला भाग आता है आपका एंशिएंट इंडिया, जिसे हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति से शुरू करते हुए हम लगभग 12वीं शताब्दी तक लेके जाएंगे। वहां 10वीं लिखा है, हम 12वीं को इसमें इंक्लूड करेंगे अपने अध्ययन की सुगमता के लिए। फॉर द कंफर्ट ऑफ आर स्टडी हम ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि हम उनके हिसाब से चले तो हमारा प्लान बिगड़ जाता है। मिडिवल इंडिया मध्यकालीन इतिहास 1200 से फिर 1500 तक जाएंगे, और फिर मॉडर्न इंडिया 1500 से लेकर 1858 ईस्वी। दैट वाज द राइज ऑफ मराठा एम्पायर टू द ब्रिटिश एरा। और फिर उसके बाद भारत की आजादी 1947 तक हम इन इंसिडेंट्स को परफॉर्म करेंगे, स्टडी करेंगे। जो मेन इंसिडेंट्स इसमें आने वाले हैं उनको हम क्या पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वो है पहला पाषाण काल से शुरुआत करेंगे, स्टोन एज। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन कल्चरल हिस्ट्री में आ जाएगा। जैसे भीमबेटका पाषाण काल का है, भीमबेटका पर प्रश्न आना स्वाभाविक है, इसलिए उसको ऐड किया है। कॉपर एज यानी कि ताम्र पाषाण काल, ठीक है। दूसरा आयरन एज यानी कि लौह काल। ये आदमी की डिस्कवरी के हिसाब से हमने देखा, इंसान ने सबसे पहला औजार जो ढूंढा, सबसे पहला टूल जो फाइंड किया, वो था पत्थर। आज भी उसी रूप में पत्थर आदमी के लिए महत्व रखता है। पहले आदमी शिकार करने के लिए जानवरों को मारता था, या स्वयं की रक्षा के लिए दूसरों को मारता था, यूज करता था पत्थर। आज भी आत्मरक्षा का सबसे बढ़िया वेपन पत्थर है, और इसको रखने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे अच्छी बात है, दुनिया के हर कोने में ये मिलता है। कभी भी असुरक्षित महसूस हो तो अपने आसपास पत्थरों वाला स्थान ढूंढें, और वहां से एक पत्थर उठाएं और घुटने के बल बैठ जाएं। जैसे सामने वाला पास आए और कहीं नहीं, उसके घुटने में जमा के मारें, और मारने के ठीक बाद उससे किसी भी प्रकार की कोई बकलोली करने के लिए नहीं रुकें, सीधे ऐसी दौड़ लगाएं कि वो तुम्हें पकड़ ना पाए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर पुलिस केस हुआ भी तो हाफ मर्डर का चार्ज लगता है, 1 घंटे में बाहर आ जाओगे जमानत पर। क्यों? क्योंकि धारा 151 में आपको अरेस्ट करके ज्यादा रखा नहीं जा सकता, क्योंकि कमर के नीचे मारा गया था। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसका लिगामेंट ऐसा हिल जाए कि वो जिंदगी में कभी चल ही ना पाए, तो उसको याद आएगा कि कोई आदमी था जिसने भारत में इतिहास को पढ़ा था, और वहां से उसने एक औजार का उपयोग करना सीखा था, जिसकी वजह से मैं बहुत पीड़ित हुआ। तो उसको ये पता रहेगा कि जब भी वो किसी को परेशान करने आए तो उससे ये पूछ ले, क्या तुमने इतिहास पढ़ा है? नहीं पढ़ा, तभी मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझे पत्थर मार दो। समझ गए? अब देखो, इसमें इतिहास और नागरिक संविधान दोनों का देखो कॉम्बिनेशन था, है ना। दोनों की जानकारी होना जरूरी है ना। पहला, पत्थर को हथियार के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, इतिहास हमें बताता है। दूसरा, पत्थर को सिर्फ पांव में ही, घुटने पे मारना है, ये संविधान हमें बताता है, क्योंकि इससे हमारी जमानत हो सकती है। अर्बनाइजेशन ऑफ एज, कैसे नगरीकरण आया। क्लासिकल एज, जो पूर्व की क्लासिक युग था, वो कैसा था। गोल्डन एज, जिसमें स्वर्ण सोने का यूज किया गया, एंड लेट क्लासिकल पीरियड, और फिर अंतिम क्लासिकल, जब खत्म होने को आ गया क्लासिकल युग यानी प्राचीन युग, वो पूरा गुप्तास तक। मिडिवल इंडिया को हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत से, यानी कि भारत में इस्लाम के आगमन से मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है, जिसको रिप्लेस किया था मुगलों ने, और मुगल के बाद फिर विजयनगर। बीच में सभी मुस्लिम शासकों के मध्य शासन करने वाले हिंदू शासक थे विजयनगर साम्राज्य के राजा, इनके साथ होयसल, जिन्होंने आज के मैसूर, जिसका पहला नाम द्वार समुद्र हुआ करता था, आज कर्नाटक का मैसूर शहर है, वहां से शासन किया। और फिर उनके बाद राजपूत, राजस्थान के राजपूताना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक राजपूताना ने शासन किया। राजपूताना का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया था। क्लियर है? कई सारे राजपूतों ने अपनी वीरगति बड़ी ही शौर्य के साथ दी, लेकिन कुछ राजपूतों ने नाक कटा दी मुगलों के आगे घुटने टेक करके। मॉडर्न इंडिया 1500 से 1858 ईस्वी और 1858 से 1947 दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 1858 तक हम प्री ब्रिटिश एरा यानी अंग्रेजों के पूर्व
का भारत यानी अंग्रेजों के आने से पहले का भारत, और फिर अंग्रेजों के अधीन भारत का अध्ययन करेंगे, ब्रिटिश एरा का, और फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसी तरीके से इसको अरेंज कर लिया गया है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या पढ़ने वाले हैं उसका इंडेक्स है ही हमारे पास कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें। ये कहता है प्राचीन भारत, जीवन की शुरुआत से 1200 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत जो पढ़ना है उसमें सबसे पहला है पाषाण युग, दूसरा है ताम्रपाषाण युग, तीसरा है लौह युग, चौथा है नगरीकरण का युग, फिर पूर्व क्लासिक या क्लासिकी युग, स्वर्ण युग, गुप्त काल और उत्तर क्लासिकी युग। इसके बाद शुरू होगा मध्यकालीन भारत, 1200 से 1500 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत सबसे पहला भाग जहां से इसको शुरू किया जाता है इस्लाम के आगमन के साथ। फिर पढ़ेंगे मुगल, फिर पढ़ेंगे विजयनगर, इसके बाद आएंगे होयसल, और फिर एंड में राजपूत। अगला है आधुनिक भारत, 1500 से 1858, 1858 से 1947। इसमें सबसे पहले है ब्रिटिश काल, दूसरा है सॉरी पूर्व ब्रिटिश काल, दूसरा है ब्रिटिश काल, फिर स्वतंत्रता आंदोलन। ये वो चीजें लिखी हैं जो मुख्य सिलेबस में आती हैं, और इन्हीं को हम राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास में बांट देंगे। वी विल बी डिवाइडिंग दीज इनटू द पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। क्लियर? कॉपी करना जरा।
हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली इतिहास का कालानुक्रम पढ़ना। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इतिहास का कालानुक्रम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है बेसिकली हम ऐतिहासिक कालों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हेडिंग देना हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, ऐतिहासिक कालानुक्रम। हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, ऐतिहासिक कालानुक्रम, यहां लिख रहा हूं हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, ऐतिहासिक कालानुक्रम। क्लियर? देखें इसको, व्हाट इज द हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, ऐतिहासिक कालानुक्रम क्या है। हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी सेज टू अस कि हम इतिहास के जो काल हैं, क्योंकि अब हिस्ट्री को पढ़ना है तो एक बेसिक प्रॉब्लम हमारे सामने जो आ रही है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि घटना घटित हुई तो किस काल में हुई, उसका समय क्या था, क्योंकि कौन सी घटना पहले घटित हुई और कौन सी घटना बाद में घटित हुई, इस बात का फिर हम अंतर कैसे कर पाएंगे। तो एक क्रमिक अध्ययन इतिहास का हमें नहीं मिलता, इसीलिए हम उसको कालों में बांटते हैं, कालानुक्रम बनाते हैं। यानी कि कौन सी पहले हुई तो पहले का वर्ष क्या था, वहीं से कैलेंडर निकला है। कैलेंडर जिसकी आप बात करते हो आज की डेट में, तो वो कैलेंडर निकला, वो दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? वो दो भागों में बेसिकली बटा हुआ है। अगर हम उसको जाकर के देखें तो हमें ये समझ में आता है कि ऐतिहासिक कालानुक्रम जो है वो बेसिकली दो भाग हमें बताता है। पहला भाग ये बताता है कि ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज जो है वो आपने शायद अब तक पढ़ी भी होगी, दो भागों में बांटी गई है। और वो दो भाग जो ऐतिहासिक काल के आते हैं वो दो भाग हैं बीसी और एडी। देखें आपने, हम लोग बेसिकली जब भी कुछ ईयर लिखते हैं तो वो ईयर्स में या तो बीसी लगाते हैं, एसी, जैसे आपने एडी लगाते हैं। 250 बीसी सुना होगा, जैसे 1200 एडी सुना होगा। अभी एडी लगाया है वैसे यहां पे हमने, देखा कभी? वो बीसी और एडी का मतलब क्या है? देखो, बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ईसा का मतलब है ईसा मसीह, क्राइस्ट, यीशु, प्रभु यीशु, ईसाई धर्म के प्रवर्तक जिनको बोला जाता है। हाँ या ना? बोलो, जिनकी शिक्षा बाइबल में लिखी हुई है, वो ईसा मसीह। उनके जन्म के पूर्व का पूरा वर्ष या पूरा का पूरा समय काल ये माना जाता है उनके जन्म के बाद, मृत्यु के बाद नहीं, जन्म के बाद। ये एनो डोमिनी होता है। कुछ लोग इसको आफ्टर डेथ बोलते हैं, कुछ कुछ स्कूलों में भी टीचर पढ़ा देते थे, बोले आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ नहीं है। अगर आफ्टर डेथ है तो ईसा के जन्म से लेकर ईसा की मृत्यु तक का काल कहां गया? इसलिए ईसा के जन्म के पूर्व, ईसा के जन्म के बाद, एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट बिफोर हिज बर्थ एंड एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट बिफोर आफ्टर हिज डेथ, जैसे पैदा होते हैं। उनके पैदा होने का वर्ष शून्य मान लिया गया, जीरो। तो इसे दो भागों में बांटा गया है। लिखना, कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल एजेस इज डन इनटू द टू पार्ट्स। ऐतिहासिक कालों की गणना दो भागों में की जाती है या दो रूपों में की जाती है। द कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल एजेस इज डन इन टू फॉर्म्स। ऐतिहासिक कालों की गणना दो रूपों में की जाती है। ऐतिहासिक कालों की गणना दो रूपों में की जाती है। द कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल एजेस इज डन इन टू फॉर्म्स। सबसे पहला है बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। बोलो हाँ। इसे हम बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं, बीसीई। पुरानी किताबों में आप देखोगे तो एंशियंट टाइम पर इसको बीसीई के नाम से जाना जाता था। 70-80 के दशक के लेखक बीसीई ही लिखते थे, बीसी नहीं। आज मॉडर्न बुक्स में आप बीसी लिखा देखोगे आज की किताब। अब सुनो, इन केस अगर आपसे कभी ऐसा हो जाए पढ़ने के क्रम में आप कभी किसी पुरानी किताब को समेट लो और पुरानी किताब में आपको बीसी की जगह बीसीई लिखा मिल जाए, तो ये मत कहना मेरे से सर ये क्या लिखा हुआ है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। समझ गए? दूसरा एनो डोमिनी। बेटा ये एनो डोमिनी है, आफ्टर डेथ नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। इसे हम ईशवी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ये ईसा पूर्व है और ये ईशवी है। बोलो हाँ। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सिर्फ ई और डॉट लगा के लिख देते हैं, जबकि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई और पू डॉट लगा के लिख देते हैं, ईसा पूर्व। बस इस तरीके से समझे? इसे पुरानी किताबों में कॉमन एरा कहा जाता है, यानी सीई। बीसी इज बीसीई, एडी इज सीई इन द एंशिएंट बुक्स।
प्राचीन किताबों में बीसी बीसीई है और एडी सीई है, एनो डोमिनी सीई। बात समझ में आई? बोलो। अब अगर हम इसको एक नंबर लाइन पर समेटने की कोशिश करें तो इधर देखो, ये एक नंबर लाइन है जो हमें बताती है दिस इज द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म का वर्ष। किसका वर्ष? ईसा के जन्म का वर्ष, मतलब ईसा मसीह कब पैदा हुए। दरअसल कैलेंडर हमारे पास था ही नहीं कोई। ईसाइयों ने सबसे पहले अपने प्रभु, अपने प्रवर्तक, अपने ओरिजिनेटर के बर्थ से अपना कैलेंडर शुरू मान लिया। दरअसल ईसाइयों का मानना यह है कि जिस दिन ईसा मसीह जन्मे उसी दिन पूरी पृथ्वी जन्मी है। इस पृथ्वी का इतिहास ही उस दिन से है। लेकिन भारतीय सभ्यता ये कहती है अबे खेलो बे, पागल थोड़ी बैठे हम जो तुम्हारे प्रभु के जन्म से ही हम मान के चलेंगे। इसके पहले भी इतिहास था। हमारे गौतम बुद्ध महावीर स्वामी तुम्हारे प्रभु से पहले आ चुके थे। अच्छा, एक नई थ्योरी निकल के सामने आई है जो ये बताती है कि ईसा मसीह बुद्ध के शिष्य थे। गूगल करना, विश्वास नहीं हो रहा तो। ऐसा कहते हैं कि ईसा मसीह अपने वैराग्य काल यानी कि एसेटिक लाइफ में भारत की ओर आए, हिमालयन क्षेत्रों में, और वहां उनकी मुलाकात बुद्ध से हुई और कई महीनों तक वो बुद्ध की शरण में रह करके सत्य के ज्ञान को प्राप्त किया था उन्होंने, और उसके उसी के बाद बुद्ध के ज्ञान को उन्होंने पश्चिम जगत में फैलाया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, गूगल करके लिखना, ये थ्योरी और अपनी नहीं है, ये यूरोप की यूनिवर्सिटी की थ्योरी है जिसमें उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि ईसा मसीह बुद्ध के शिष्य रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है कि जब से तुम्हारे प्रभु पैदा हुआ तभी से इतिहास शुरू हुआ दुनिया का। दुनिया उसके पहले भी थी और बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी व्यवस्था उसके पहले भी चल रही थी। मेनी ऑफ द अरेंजमेंट्स वर डन, मेनी ऑफ द सोसाइटीज वर क्रिएटेड, मेनी ऑफ द इंसिडेंट्स हैपेंड। आप उनको भी पढ़ो, मैं कुएं के मेंढक बन करके सिर्फ इतना ही मत करो। तो भारतीयों ने फिर उसको बीसी एडी या बाद में अध्ययन की सुगमता के लिए उसको पूर्व के इतिहास को फिर बीसी में बदल दिया और आगे के इतिहास को एडी में बदल दिया। बात समझ में आई? बोलो। ओके, तो नाउ इट बिकेम द बीसी। तो बीसी जो है वो इस क्रम में शुरू होता है। ये नंबर लाइन जो है कालानुक्रम की क्रोनोलॉजी की इस तरीके से चलती है, मतलब ये लेफ्ट से शुरू होती है और राइट तक चलती है मेरे लिए। अब अगर मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाऊं तो ये राइट से चलती है, लेफ्ट की ओर शुरू होती है। बात समझे या नहीं समझे? तो ये यहां से शुरू होगी और इस साइड चलेगी, और ये यहां से चलते हुए घटता और बढ़ता हुआ क्रम लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलो कि यहां ये 1000 बीसी का काल है, 1000 बीसी का वर्ष, तो यहां आते हुए ये बीसी का वर्ष 500 बीसी हो जाएगा। लेकिन समय आगे निकला है, टाइम इज फॉरवर्डिंग बट द नंबर इज डिक्रीजिंग। समय आगे निकला है लेकिन संख्या घटी है। बेटा रुक जाओ, बाद में। समझे या नहीं समझे? और फिर यहां आओगे एग्जैक्टली ऑन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तो ये 0th ईयर हो जाएगा, 0 वर्ष। घटते हुए 0 आ गया। अब यहां से ये बढ़ना शुरू करेगा कि ये 500 एडी आ गया। अब समय बढ़ रहा है और वर्ष भी बढ़ रहा है, संख्या भी बढ़ रही है। यानी कि बीसी में बढ़ते हुए समय के साथ संख्या घटती हुई दिखाई देगी और एडी में बढ़ते हुए समय के साथ संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी आगे जाकर के अपन लिखेंगे कि अशोक का कार्यकाल जो था या अशोक शासनकाल जो था वो 269 बीसी से 232 बीसी तक रहा। तो फिर तुम लोग ये मत बोल देना, बोले सर आपने उल्टा लिख दिया है, घटते हुए क्रम में थोड़ी कार्यकाल होता है। 232 से 269 होना चाहिए था, 232 से 269। आपने 269 नहीं सही लिखा है। दरअसल वो बीसी में था और बीसी में घटता हुआ क्रम ही बढ़ता हुआ क्रम होता है, क्योंकि बीसी निगेटिव होता है। ईसा के जन्म के पूर्व कैलेंडर का नेगेटिव पार्ट, कैलेंडर का पॉजिटिव पार्ट। तो मैं अभी कहां पर हूं? पॉजिटिव हिस्से में। अभी हम जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन 2022 एडी। ईस्वी में हैं हम, 2022 ईस्वी में, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को 2022 साल पूरे हो चुके हैं। इतने समय पहले ईसा मसीह पृथ्वी पर थे। बात समझ में आई? अब नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ईस्वी पूर्व क्या है? ईसा के जन्म के पूर्व है ये, द एज बिफोर क्राइस्ट बॉर्न, यानी कि ईसा के पूर्व, ईसा के जन्म के पूर्व का समय। एंड द एज आफ्टर क्राइस्ट बॉर्न, मतलब ईसा के जन्म के बाद का समय। क्या है? काउंट कर लिए थे? कल वाली लगाई थी क्या? समझ में आती है?
ऐसे 20 मिनट देखिए यहीं लगा के चले जाया करो तुम लोग, ज्यादा बेस्ट है, घर पर फ्री रहोगे फिर रिवीजन के लिए। नहीं तो टास्क और जोड़ दोगे तो दिक्कत ही रहेगी आगे। आज अपन ने शैक्षणिक सुधारों की बात करी, तो शीट भी मैंने आपको एजुकेशन डेवलपमेंट पे ही दी हुई है ना। तो क्लास के बाद उठा लेना है यहाँ से सब लोग, हिंदी वाले हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश वाले इंग्लिश के। ये मैं इंग्लिश की रख रहा हूँ, ये मैं हिंदी की रख रहा हूँ। हो गया पक्का। लाइन चेंज करें। इसी से हमारा एक कैलेंडर शुरू हुआ था, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर का नाम सुना है आपने कभी? ग्रिगोरियन कैलेंडर, व्हाट वाज दिस? ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या था? व्हाट वाज ग्रिगोरियन कैलेंडर? नाम सुना है कभी इसका? क्या है ग्रिगोरियन कैलेंडर? किसने नहीं सुना तुम लोगों में से? क्या बात कर रहे हो? तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा यार। बेटा जिस कैलेंडर को आज की डेट में आप यूज कर रहे हो ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना, उस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर है। लाला राम नारायण राम स्वरूप एंड सन्स पंचांग नहीं है, वो तो संवत पर आधारित है। जिस कैलेंडर को आप यूज करते हो, जो शासन द्वारा निकाला जाता है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी, ये सब चीजें जो आई हैं, दिसंबर तक के पूरे महीने, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से है। ये पद्धति ग्रिगोरियन है, ये महीने ग्रिगोरियन कैलेंडर के महीने। तुम्हारे महीने नहीं है, तुम्हारे विक्रम और शक संवत्सर या शक कैलेंडर के महीने जो भारतीय कैलेंडर है, उसके महीने अलग हैं। उसके महीने हैं ये अपने चैत्र वैशाख माघ अषाढ़ पौष, समझ गए, फाल्गुन तक। जनवरी से दिसंबर ग्रिगोरियन कैलेंडर है, और चैत्र से फाल्गुन तक वो विक्रम संवत है, हिंदू कैलेंडर। दोनों में अंतर है। अलग अलग कैलेंडर्स अलग अलग रूप में अपना प्रदर्शन देते हैं। विक्रम संवत अलग है, ग्रिगोरियन अलग है, हिजरी संवत अलग है। अलग अलग कालों में आए, अलग अलग रूप में दिखाए जाते हैं। अलग अलग महीनों के नाम हैं, अलग अलग दिन के नाम, अलग अलग हफ्तों के नाम, समझे? अपने में रविवार विक्रम संवत में, ग्रेगोरियन में संडे, हिजरी संवत में इतवार। अपने में सोमवार, ग्रेगोरियन में मंडे, हिजरी संवत में पीरवार। नहीं समझे? आज का दिन अपने में शुक्रवार, ग्रेगोरियन में फ्राइडे, और हिजरी संवत में जुम्मा। समझे नहीं समझे? तो कैलेंडर के नाम से आता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की पद्धति से जन्मा। दैट ग्रेगोरियन कैलेंडर केम इज द कैलेंडर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पद्धति को इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की है। दरअसल इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन इसके प्रवर्तक के नाम पर पड़ा, जिनका नाम था फादर ग्रिगोरी। उस समय पर वेटिकन सिटी में स्थित सिस्तान गिरजाघर के वो मुख्य पादरी थे। सिस्तान गिरजाघर ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। जैसे हमारे लिए 4 धाम होते हैं ना, वैसे ही उनके लिए, जैसे इस्लाम में मक्का मदीना है, वैसे ही ईसाइयों में दुनिया में सबसे पवित्र स्थल सिस्तान का गिरजाघर है। इंग्लिश में से सिस्टाइन भी प्रोनाउंशिएट किया जाता है। ये इटली की राजधानी रोम में एक देश बसा हुआ है, वेटिकन सिटी, जिस वेटिकन सिटी के अंदर आता है। इसका जो भी मुख्य पादरी बनता है, यानी कि मेन जो आप देख सकते हो प्रीस्ट बनता है, फादर, उसको पोप कहा जाता है। POPE, पोप। नाम सुना पोप का? अभी पोप फ्रांसिस बैठे हुए हैं गद्दी पर। ये ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है पूरे विश्व में, जिसे पोप कहते हैं। फादर ग्रिगोरी जो थे वो उस समय पर ईसाई धर्म के पोप थे। ये अकबर जब भारत पर शासन कर रहा था उस समय के काल की बात है। 1582 1582 AD में
फादर ग्रिगोरी ने इस कैलेंडर को बनाया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर नाम रख दिया गया, और वहां से ग्रेगोरियन कैलेंडर जन्मा। ये बीसी करता है, जो थे पोप ग्रिगोरी 13, पोप ग्रिगोरी 13वें, रोमन में 13वें लिखा, इटली। इन अक्टूबर 1588 जिन्होंने इस कैलेंडर को सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया था, जिस सिस्टम को आज आप देख रहे हो वो सिस्टम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, एक महीने में 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फरवरी में 28, 4 साल में एक बार 29, ये सारे के सारे दिनों की पद्धति फादर पोप ग्रिगोरी ने बनाई थी। ये वेटिकन का कैलेंडर है, इसे सीजर्स कैलेंडर भी कहते हैं। सीजर्स कैलेंडर इसीलिए क्योंकि रोम का महान वंश सीजर्स वंश हुआ, जिसका महान शासक जूलियस सीजर हुआ। जूलियस सीजर का नाम सुना है? नहीं सुना? कहते हैं कि सिकंदर जो था उसका वो बहुत गहरा अनुयायी था, जिसका नाम जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर अब तक के विश्व में सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है, और बहुत बड़ा तानाशाह, जिसने रोम पर शासन किया था। और रोम पर ईसा पूर्व अंतिम शताब्दी, यानी कि लगभग पहली शताब्दी के समय उसका कार्यकाल रहा था। लेकिन कहते हैं कि उसको उसी के दरबार में उसी के अनुयायियों ने मार दिया था, मतलब उसी के मंत्रियों ने उसकी हत्या कर दी थी। एक दिन जब वो दरबार में गया तो उसकी नीतियों से नाखुश हुए मंत्री उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उसको सिंहासन से उतारकर घसीटा और उस पर 23 बार चाकुओं का प्रहार किया था, जिसमें उसका सबसे विश्वसनीय मंत्री था, जिसका नाम था ब्रूट्स, जिसने उस पर सबसे पहला प्रहार किया, जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा किया करता था, ऐसा कहते हैं। जब वो मरा तो उसके मुंह से अंतिम शब्द निकले थे, एट टू ब्रूट्स। इसका मतलब रोमन भाषा में निकलता था कि तुम भी ब्रूट्स। वो इतना कह के मर गया, उसके आगे वो बोल नहीं पाया। दार्शनिकों का कहना है कि वो ये बोलना चाहता था कि तुम भी ब्रूट्स एक दिन मेरी ही तरह सत्ता का स्वाद चखोगे। ये सिंहासन सदैव दुश्मन खड़े करता है, दोस्त नहीं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उसके मुकाबले पर इतना बड़ा प्रबंधक शासक आया ही नहीं कभी, जैसा जूलियस सीजर था। सबसे बेहतरीन शासकों में से एक माना जाता है, सिकंदर के बाद आने वाला विश्व के इतिहास में अब तक। समझे या नहीं समझे? लिख लेना। ग्रिगोरियन कैलेंडर लिखना। इस पद्धति पर ग्रिगोरियन कैलेंडर, इस पद्धति पर ग्रिगोरियन कैलेंडर का निर्माण, इस पद्धति पर ग्रिगोरियन कैलेंडर का निर्माण, इस पद्धति पर ग्रिगोरियन कैलेंडर का निर्माण 1582 में फादर पोप ग्रिगोरी ने किया था। हिंदी वाले ऐसे लिख सकते, फादर पोप ग्रिगोरी, फादर पोप ग्रिगोरी ने किया था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर ग्रिगोरियन रख दिया। ग्रिगोरी का बनाया कैलेंडर क्या बना? ग्रिगोरियन। अब याद रखना, आज से हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत है, लेकिन आप जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हो जनवरी, फरवरी, मार्च की पद्धति में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, फादर पोप ग्रिगोरी द्वारा बनाया गया। कोई पूछे कब बनाया गया, तो 1582, 1582। उस समय भारत में किसका शासन था आप बताओगे? अकबर इस समय रूल कर रहा था भारत में, उसके दौरान बनाया गया, और इसी पर यह पद्धति जन्मी। ये भी ऐतिहासिक कालानुक्रम की महत्वपूर्ण घटना है, और हमें यही पढ़ना है। बाकी के संबंध भी हम देखेंगे आगे जाकर के, अभी ये जरूरी है क्योंकि इसको तो हम कॉमनली यूज ही कर रहे हैं रोज। हिंदू वर्ष के महीने तो सबको याद भी नहीं होंगे, यहाँ किसको याद है वैसे पूरे 12 के 12? है कोई ऐसा? बस दिख गया तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पण। ऐसा करोगे तो तेरे को याद है अपने वाले? पूरे याद नहीं है, है? याद है पूरे? नहीं है, नहीं है। बताओ तुम लोग कैसे लोग अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ पा रहे। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब ना हमारे सामने एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है, वो है इतिहास को याद कैसे रखना है, सॉरी इतिहास को पढ़ना कैसे है ना, द लास्ट पार्ट जिसको हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन, ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन। मतलब इतिहास का अध्ययन जो है वो किसके आधार पर किया जाता है? व्हाट आर दी ग्राउंड्स टू स्टडी द हिस्ट्री। तो लिखना, इतिहास के अध्ययन में सहायक तत्व, इसमें लिखना द सपोर्टिव एलिमेंट्स इन स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के अध्ययन में सहायक तत्व, द सपोर्टिव एलिमेंट्स इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, द सपोर्टिव एलिमेंट्स इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सपोर्टिव एलिमेंट्स इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसमें लिखना, इतिहास के अध्ययन में सहायक तत्व, इतिहास के अध्ययन में सहायक तत्व ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं। द सपोर्टिव एलिमेंट्स टू स्टडी द हिस्ट्री आर
द सपोर्टिव एलिमेंट्स टू स्टडी द हिस्ट्री आर द हिस्टोरिकल प्रूफ्स या एविडेंसेस, हिस्टोरिकल प्रूफ्स या एविडेंसेस। अब जब मैं ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? ऐतिहासिक साक्ष्यों की, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? हिस्टोरिकल एविडेंसेस। जब हम इनकी बात करते हैं तो हमें पता चलता है दैट दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। बेसिकली इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। इधर देखो, पहले साक्ष्य जो होते हैं वो होता है पुरातात्विक साक्ष्य। कौन सा साक्ष्य होता है बेटा? पुरातात्विक साक्ष्य। इसे हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। तो छोड़ ही रहे हैं यार, रखे रहने दो, अभी मैं ले आऊंगा, रख दो। दूसरा है लिखित साक्ष्य। कौन सा साक्ष्य है? लिखित साक्ष्य, मतलब रिटन प्रूफ्स, रिटन प्रूफ्स या रिटन एविडेंसेस। पुरातात्विक साक्ष्य और अभिलेखीय साक्ष्यों में थोड़ा सा अंतर होता है। बेसिकली अभिलेख पुरातत्व का भाग तो माने गए, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता था, तो इनको हम लोग बेसिकली एडिक्ट्स के अंतर्गत लेते हैं, जो भी रिटन प्रूफ्स होते हैं। जबकि आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स में लिखित चीजें हमें ज्यादा नहीं मिलती, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों में हमें रिटन थिंग्स, लिखी हुई चीजें नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या मिल सकता है? सबसे पहले एविडेंसेस जो हमें मिलना शुरू हुए वो टूल्स थे, किसी ना किसी प्रकार के औजार। जैसे मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया सबसे पहला औजार जो था वो था हैंड एक्स। हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, जिससे हमें यह पता चला कि मनुष्य ने इसका उपयोग किस तरीके से किया होगा। यह पत्थर की बनी होती थी, स्टोन थी। इसमें वो आज की कुल्हाड़ी होती है ना, जैसे आपको दिखाई देता है कि स्टिक लगी होती है, उस स्टिक के साथ ये कुल्हाड़ी जो है वो बनी होती है, ऐसी नहीं होती थी। ये हैंड एक्स था, इसलिए मैंने हाथ की कुल्हाड़ी बोला। चल, एक पत्थर लिया जाता था, उस पत्थर को तराशा जाता था या उसको काटा चीरा जाता था, और काटा छीला जाकर के उसको शार्प एजेस दिए जाते थे। ये बड़े पहने एजेस होते थे, बड़े तीखे किनारे, और यहां नोक होती थी। नीचे इसमें पीसने करने के लिए भी एक सपाट क्षेत्र बनाया जाता था। पत्थरों को लेते थे, पत्थरों को काट काट के पत्थरों से ये लोग इस तरीके की चीजें बनाते थे, शिकार में उपयोग होते थे। इस तरीके के कई सारे टूल्स इन्होंने यूज किए हैं। चैपर चॉपिंग पेबल, जिससे वो लोग पीसते थे, एक से चीरते थे, दूसरे से पीसते थे और फिर खा जाते थे। और टूल्स के बाद जो चीजें यूज करती हुई हमें दिखाई दी हैं, उनमें सबसे पहले हमें आर्किटेक्चर्स मिलते हैं। ये स्टोन आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे भीमबेटका के शैलाश्रय, यानी कि स्थापत्य। ये पाषाण के स्थापत्य हैं सबसे पहले तो, बाद में फिर भवन भी मिलने लगे, महल भी बनने लगे, मंदिर भी मिलने लगे, कई सारे आर्किटेक्चर्स स्थापत्य हमारे सामने आए, बिल्डिंग्स निर्माण वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद जो हमें अगले प्रूफ्स मिले हैं वो है पेंटिंग्स। जैसे भीमबेटका में पत्थरों की उन गुफाओं में पेंटिंग्स भी तो हमें मिली हैं। पेंटिंग्स यानी कि चित्रकला, वो भी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है। इसे भी पढ़ा नहीं जा सकता, सिर्फ उसे समझा जा सकता है। हाँ या ना? अरे बोलो। ओके। इसके अलावा हमें कुछ कॉइन्स मिले, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की सील्स मिली हैं, कॉइन्स मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं या मोहरें मिली हैं। इनसे भी हम इतिहास को समझ सकते हैं। पहले राजा महाराजा बड़े विशाल मंदिर बनवाते थे। शाहजहां ताजमहल क्यों बनवा के गया? मुमताज महल से प्यार करता था इसीलिए। मुमताज महल तो उसके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी। इसे कोई मोहब्बत कहता है? इसे शोषण कहा जाता है, एक्सप्लॉयटेशन। इसे प्रेम नहीं कहते। हाँ या ना? तो ताजमहल उसने क्यों बनवाया और क्यों इतना बेहतरीन बनवाया? इतिहास के लिए। आज जब आप जाकर ताजमहल को देखते हो तभी तो आपको समझ में आता है कि शाहजहां क्या चीज थी। वो इतिहास में ये बात बताकर जाना चाहता था कि बेटा हल्के में मत लेना, मैं भयंकर आदमी था, मेरे पास इतनी दौलत थी जिसको तुम सोच भी नहीं सकते, और अगर तुम्हारे पास है तो अब बनवा के दिखाओ जो आप बनवा नहीं सकता थे। ये जो विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया है राजा महाराजाओं ने, वो क्यों करवाया? ये बड़े बड़े महल बनवाए क्यों बनवाए? ताकि इतिहास उन्हें याद रख सके। वो अपने आप को रिनोन करना चाहते थे, अपने आप को लोगों की स्मृतियों में बैठाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब करवाया।
जितना भव्य विशाल मंदिर बना उतने लोगों को याद किया गया। राज राजा या राज राजेश्वर चोल वंश का महान शासक हुआ क्योंकि उसने बृहदीश्वर मंदिर इतना जबरदस्त अलंकृत मंदिर बनवा दिया। आज आप तंजावुर में, चेन्नई के पास जाओ तमिलनाडु में, आपको दिखेगा, अगर उस मंदिर को आप देख लोगे कि क्या तो विरासत रही होगी, क्या विलासिताएं रही होंगी उस राजा के उस समय पर। वो सब दिखाने के लिए वो लोगों ने ये सब करवाया। ये सारी चीजें वो छोड़ के गए, सिंबल्स। हम जो छोड़ के जाएंगे अपने निशान, उसी से तो हमारा इतिहास पढ़ा जाएगा। क्या हम तो बहुत एडवांस जनरेशन है, हम तो अपनी एक एक पल की न्यूज छोड़ के जा रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होता तो फेसबुक इंस्टाग्राम उठाकर देख लो। सुबह की चाय पीते हुए, शाम का खाना खाते हुए, घर वालों के संग एंजॉय करते हुए, दोस्तों के संग पार्टी में जाते हुए, पब में हुक्का पीते हुए, क्लास में पढ़ते हुए, दिन में 50 बार तो आदमी सेल्फी खींचता है और उसको अपलोड करता है। ये सारे हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं जो हम छोड़ के जा रहे हैं अपनी सभ्यता की। ये आगे इन्हीं को पढ़ करके अगली सभ्यता हमारे बारे में जानेगी ना। अपने मोबाइल फोन्स मिलेंगे फिर एविडेंसेस में, उसमें एक एविडेंस और जुड़ जाएगा। पता है हमारी सभ्यता के लिए अगले में ये चीज और जुड़ेगी, वाकई में जुड़ेगी, और शायद अगली सभ्यता के लोग इसमें एक चीज और जोड़ के पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स वो भी थे। वैसे लिखित साक्ष्यों में वो आ ही गए। इनमें एविडेंसेस आते हैं, सॉरी इनमें एडिक्ट्स आते हैं। एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है? अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, जो पत्थरों पर तराश कर लिखे जाते थे, खोद कर लिखे जाते, इंस्क्राइब्ड वर्ड्स। अभिलेख समझते हो? किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे गए हो, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अभिलेख लगे होते हैं, इसमें खोद कर पत्थरों से लिखा जाता है, उन्हीं का अभिलेख। पहले के राजा महाराजा इसलिए पत्थरों पर खोद कर लिखवाते थे, टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। सम्राट अशोक चाहता तो 14 शिलालेखों की जगह, 7 स्तंभ लेखों की जगह, 3 गुहा लेखों की जगह वो कपड़े पर लिखवा देता, ताम्र पत्रों पर लिखवा देता, लेकिन वो जानता था ना ये ज्यादा नहीं चलेंगे, और पत्थर हजारों साल तक अपने जीवन निभाएंगे। हजारों साल बाद भी आदमी को मैं याद आऊंगा जब वो इनको पढ़ेंगे, पर याद आ रहा है आज भी, महान बना हुआ है। और दूसरे हैं लिटरेचर्स, यानी कि साहित्य। क्या है? साहित्य यानी लिटरेचर्स। जब हम एडिक्ट्स की बात करते हैं तो ये फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। पहला, सबसे पहला एडिक्ट जो सिंपल एडिक्ट हमें दिखाई देता है वो रॉक एडिक्ट होता है, पत्थरों पर लिखने की कला। इसे हम शिलालेख कहते थे, शिला पर लिखा हुआ, रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट आगे डेवलप होता चला गया, ये पिलर एडिक्ट में कन्वर्ट हुआ, खंभों पर लिखना, स्तंभों पर लिखना, हाँ या ना? इसे स्तंभ लेख नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? वेरी गुड। तीसरा एडिक्ट आया हमारे पास, केव एडिक्ट, गुहालेख, गुफाओं की दीवारों पर लिखा हुआ, क्योंकि पहले का आदमी गुफा में रहता था तो गुफाओं की दीवारों में लिखा मिला, हाँ या ना? तीसरा कॉपर एडिक्ट भी आया, ताम्राभिलेख। क्या आया? ताम्राभिलेख। अच्छा एक और आया, पता है कौन सा? पाम एडिक्ट, ताम्रपत्राभिलेख, ओ सॉरी ताड़पत्राभिलेख, ताड़पत्रों पर लिखा मिला। ऋग्वैदिक संहिताएं इन्हीं पर लिखी गई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वैदिक, वैदिक संहिताएं वैदिक ताड़पत्रों पर लिखे मिले। ताड़ के पत्र, ताड़ देखा है? ताड़ नहीं देखा तुमने आज तक? अरे कहीं भी तो देखा, ताड़ के पेड़ खड़े रहते हैं वो नारियल जैसे। ताड़ की छाल, ताड़ की लकड़ी का उपयोग डेकोरेटिव पीसेस बनाने में किया जाता है। अरे वो पेन स्टैंड आते हैं आजकल, वो लकड़ी जैसे दिखाई देते हैं, हल्के क्रीम कलर के, देखें ये डस्टर्स, इनके भी पीछे के हिस्से ताड़ के, ये ताड़ का नहीं है। ताड़ की क्वालिटी होती है, ताड़ की लकड़ी बहुत कमजोर होती है, ऐसे नाखून से दबाओगे पूरी छेद हो जाएगा। ताड़ की लकड़ी बहुत कमजोर होती है। आपके पास डेकोरेटिव पीसेस होंगे बहुत, पेन स्टैंड ताड़ के पेड़ के बने होते हैं, समझे? लिटरेचर्स को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। पहले लिटरेचर्स जो रहे हैं वो रिलीजियस लिटरेचर्स हुए, धार्मिक ग्रंथ, इनसे हमें जानकारियां मिली हैं। सभी धर्मों के अपने ग्रंथ रहे, बौद्ध धर्म ग्रंथ अलग थे, जैन धर्म ग्रंथ अलग थे, इस्लामिक धर्म ग्रंथ अलग थे, वैदिक धर्म ग्रंथ अलग थे वेदों के रूप में, हाँ या ना? तो पहले धार्मिक ग्रंथ आए, फिर इंडियन लिटरेचर्स, भारतीय ग्रंथ आए जो अलग से लिखे गए, जैसे कालिदास, जैसे भास, भारवी, जैसे धनवंतरी, जैसे अमर सिंह, जैसे विशाख दत्त आदि कई सारे लेखकों के ग्रंथ हमें मिले। इन्हें भारतीय साहित्य कहा जाता है, जिसने भारत के बारे में जानकारी दी, इतिहास के बारे में जानकारी दी। फिर कुछ विदेशी भी तो भारत आकर लिख के चले गए, उन्हें फॉरेन लिटरेचर्स की कैटेगरी में डाला गया है। जो फॉरेनर्स भारत आए, जैसे कि फायान आया, होइनसांग आया, जैसे मेगास्थनीज आया, इंडिका लिख गया, आया ना? जैसे तारानाथ आए तिब्बत से, कंग्यूर तंग्यूर नाम के 2 ग्रंथ लिख गए, तो वो विदेशी साहित्य में आएंगे। इन्हीं सब चीजों को पढ़कर हम इसके बारे में जानकारियां जुटाते हैं। दीज ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस।
जो आपको पढ़ने हैं। और इसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ये सारे स्रोत हैं, 2 भागों में बांटे हुए स्रोत, और इन्हीं के आधार पर इसके कालों को और भी भागों में बांटा जाएगा, वो मैं भी बता दूंगा। क्लियर है या नहीं है? इसमें कोई डाउट है? चलो आज के लिए बस यहीं तक है। इसके आगे की कहानी अब हम लोग कल से शुरू करेंगे। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लो, अन्यथा मेरे को आज के लिए मुक्त करो। धन्यवाद। सीट्स ले लोगे? मैं दे दूं? ले लोगे पक्का?